पोस्टर देखे होंगे, उसमें 5 चीज़ें सर ने बड़ी हाइलाइट कर रखी हैं। जिन टॉपिक्स को सर ने हाइलाइट कर रखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने कल जो चेतन सर की क्लास है, उसमें आपको थोड़ा-सा बेसिक्स नॉलेज तो उसमें भी मिल गया होगा कि रिसर्च क्या होता है, किस तरह से सर ने कल चेतन सर ने एक ओवरव्यू आपके आगे प्रेज़ेंट किया। तो उसी क्रम में मैं आगे आपके साथ मैं स्टार्टिंग करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि पीएचडी ना कोई स्प्रिंट नहीं है, पीएचडी ना एक मैराथन है। ये नहीं कि आप एकदम से बहुत तेज़ भागे और आपको लगा कि बस मैं खत्म कर लूँगा, मैंने एक टॉपिक ही तो लेना है, एक रिसर्च ही तो करना है एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड इन 1 और 2 इयर्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी कहा जाता है पीएचडी में एक रिसर्च के लिए, जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हैं, कि इट्स अ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर। आपके और आपके सुपरवाइजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और जैसे एक मैरिज की फाउंडेशंस होती है ना, ट्रस्ट, आपको टाइम देना है और आपको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके चलना है। तो पीएचडी में भी आपका सुपरवाइजर के साथ आपका ऐसा ही रोल होना चाहिए, तो आपकी पीएचडी बड़ा स्मूथ सेलिंग हो जाती है। तो ये यहाँ से शुरू करते हुए मैं अब आती हूँ कि आपको पीएचडी का टॉपिक अपना कैसे चूज़ करना चाहिए सबसे पहले। तो जब भी आप पीएचडी में एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर करके जाते हैं, तो आप उसके लिए एक प्रपोज़ल प्रिपेयर करते हैं, आप एक टॉपिक सोचते हैं अपने दिमाग में। तो आपको ये टॉपिक कैसे सोचना चाहिए, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी रैंडमली नहीं ले सकते जो आपको पसंद है, कि मुझे तो कोई रिसर्च पसंद, मतलब कोई टॉपिक मैंने कहीं पढ़ लिया, मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस टॉपिक के साथ आप 4 से 5 साल तक रह पाएँगे, वो सस्टेनेबल है 4 से 5 साल, कभी आपको लगे कि मैं बोर हो जाऊँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं तो ये देखना चाहूँगा कि परीक्षा पे चर्चा किस तरह से होती है, और अब परीक्षा पे चर्चा कितनी 4-5 साल तक आप देख पाएँगे उस चर्चा को, आप खुद बोर हो जाएँगे। आपको लगेगा अरे 1 साल में समझ तो आ गया किस तरह के पॉइंट्स हैं, किस तरह की बातें हैं। तो फिर आप 4-5 साल तक उस टॉपिक से ज़्यादा खुद ही जब मोटिवेटेड फ़ील नहीं करेंगे, तो आप फिर किस तरह का काम करेंगे? देन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि क्या जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो फ़ीज़िबल है या नहीं है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं, जैसे कि मैं एजुकेशन से हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी टॉपिक हमें जो लगते हैं जो अनफ़ीज़िबल, उसमें से एक एग्जाम्पल है कि मैं देखना चाहता हूँ कि सर जो हिस्ट्री में पार्टीशन हुआ था उसका इंडिया के करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और पाकिस्तान के करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब आपको पता है कि हमारे देश की स्थितियां कैसी है, शायद पाकिस्तान जाना एज अ स्टूडेंट आपके लिए इतना फिजिबल नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा। आप कम से कम उस चीज़ को ये देखिए कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप फील्ड स्टडी या एथनोग्राफी कर सकते हैं किसी जगह पे जा करके, क्योंकि आपको कई सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के करना है। क्या वहाँ पे आपकी सेफ्टी, अगर आप किसी ट्राइब में काम करना चाहते हैं तो, बीइंग अ वुमेन, आपको कुछ चीज़ों के लिए फिजिबिलिटी देखना, प्रैक्टिकलिटी से अपने टॉपिक को चूज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ-साथ कि आप अपने पैशन और यूटिलिटी के बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस समझिए, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज़ डूइंग माय एमफिल, एक लड़की ने के ड्रामा पर अपनी एमफिल थीसिस लिखी थी, जो कि उसका पैशन था के ड्रामा पे काम करना, बट उसकी अभी के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई यूटिलिटी खास है नहीं के ड्रामा की। तो आपको इस चीज़ का भी अपने ज़हन में ख़्याल रखना है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी कोई यूटिलिटी है? और सबसे अहम बात जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल इवॉल्यूशंस किस तरह के हैं, हमारी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आज की डेट में किस तरह से हैं। क्योंकि आप कोई ऐसा टॉपिक ना, मतलब मैं ये एडवाइस करूँगी ऐसा टॉपिक ना लें जो बाद में कोई कंट्रोवर्सी बन जाए, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ चेंज होती हैं, उसी तरह से आपके टॉपिक को भी देखा, समझा और परखा जाता है किसी भी इंसान के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही इसमें आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था, तब दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम नाम से एक पॉलिसी चलती थी। तो मैंने अपना पीएचडी का टॉपिक बनाया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को स्टडी करना चाहूँगी। बट जब मैं इंटरव्यू में गई, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये सरकार नहीं रही आप गवर्नमेंट की, तो आप क्या करेंगे? पॉलिसी तो लैप्स कर जाएगी, तो आपकी तो स्टडी वहीं खराब हो जाएगी। उन्होंने जब मुझे ये क्वेश्चन बोला, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च को पढ़ चुकी थी जिनका फेल्योर था, जैसे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, जो लड़कियों के लिए या डिसएडवांटेज लड़कियों के लिए खोले गए थे, वो भी फेल्योर हो गए थे जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया था। तो क्योंकि वो स्टडी मेरे ज़हन में थी, तो मैंने उसका रेफ़रेंस देते हुए उनको बोला था कि सर, हम रिसर्च में सिर्फ़ किसी चीज़ का सक्सेस नहीं देखते हैं, फेल्योर को भी स्टडी करते हैं, ताकि जब हम बाद में कोई पॉलिसी बनाएँ, तो हम उन फेल्योर्स को ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैं आपको बोलूँगी, हालाँकि फिर बाद में
आफ्टर माय एडमिशन मैंने वो टॉपिक ही चेंज कर दिया अपना पीएचडी का। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि सरकार अगर नहीं रही आम आदमी पार्टी की तो उनका करिकुलम भी नहीं चलेगा, ज़ाहिराना बात है। तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो पॉलिटिकली मेरे काम को इफ़ेक्ट ना करे आने वाले टाइम में और क्वेश्चन ना हो उस पे। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आप गवर्नमेंट को डिसलाइक करते हैं और मेरा थीसिस उनके पास चली जाए इवैल्यूएट होने के लिए। तो हो सकता है वो मेरे काम को बोलें कि इस काम में कुछ काम ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें क्योंकि पीएचडी में एटलीस्ट इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें अपने आस-पास का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कि व्हाट दे डिमांड फ्रॉम अस। तो इसीलिए आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके जो रिसर्च है वो मार्केटेबल है या नहीं है। वो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में मिलने वाली है उससे या नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे क्योंकि मैं खुद अपनी रिसर्च कर रही हूँ, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ आज की डेट में इंटीग्रल एजुकेशन पर जो श्री अरबिंदो की फिलॉसफी है। तो मेरी पीएचडी जो है वो काफ़ी सारी पीएचडी से मेरे ही साथ में जो लोग एनरोल्ड हैं उनसे डिफरेंट है क्योंकि उन लोगों की पीएचडी है कि वो काम करके ये बताएँगे कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए मैं काम कर रही हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअली कैसे खुद को इवॉल्व कर पाऊँगी, मेरी कॉन्शियस क्या बन पाएगी और मैं खुद को कितना बदल पाऊँगी इस काम में या कि खुद को कितना प्रोडक्टिव बना पाऊँगी या कंप्लीट ह्यूमन की बात। ये तो ख़ैर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ 2 तरह की पीएचडी होती हैं। एक जो आप समाज के लिए करते हैं, एक जो आप खुद के लिए करते हैं। कि आप खुद कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आगे रखना चाहते हैं जीवन भर क्योंकि पीएचडी आपकी लाइफ में एटलीस्ट इतना तो रोल प्ले करती है कि आप उससे कुछ तो लार्जर डोमेन का सीखेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन पे जब हम आते हैं पीएचडी साइनॉप्सिस, तो आई होप आप लोग रिलेट तो कर रहे होंगे मेरी बातों से। तो देन सेकंड क्वेश्चन है पीएचडी साइनॉप्सिस जब हम बनाते हैं तो सिनॉप्सिस हम ज़्यादातर अपना जब पीएचडी का हमारा इनिशियल टाइम होता है, हम उसी टाइम पे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके जाते हैं। तो उसमें सिनॉप्सिस को हमें ऐसे समझना है कि जो हम रिसर्च करने वाले हैं ना, वो एक कंडेंस्ड वर्जन है हमारी पूरी रिसर्च का जो भी हम करना चाहते हैं। तो उसमें पहले हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कई सारे क्राइटेरिया बताए टॉपिक डिसाइड करने के, उसमें से आप एक टॉपिक चुनेंगे, फिर उसका आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उसके बारे में आप एक इंट्रोडक्शन जितना सिंपल हो उतना ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप जितना सिंपल अपना टॉपिक रखेंगे या जितना सिंपल भाषा में अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात को समझ पाएँ। तो इंट्रोडक्शन आपको सरल भाषा में देना है। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी कि आपका जो काम है उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। इसको हम कई लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी बोलते हैं। मैं एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अलग-अलग तरह का स्ट्रक्चर भी बनता है। तो आप एक बार जब किसी जगह अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ना वो जब फॉर्म्स निकलते हैं वो एक स्ट्रक्चर भी देते हैं कि उन्हें किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है 10 से 15 पेजों का हम बनाते हैं एक साइनॉप्सिस जिसमें हम पहले अपना टॉपिक या टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी या प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट कहते हैं, फिर हम कुछ लिटरेचर जो उसके अराउंड होता है, उसको हम रिव्यू करते हैं। देन लिटरेचर जब हम रिव्यू करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या कुछ भी हम कहीं से हम कहीं कुछ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आना शुरू होते हैं। अब हमें फील्ड पे जाके इन सवालों का आंसर चाहिए। ज़रूरी नहीं है फील्ड पे, इवन अपनी रिसर्च में भी उस सवाल बुने हैं हमारे दिमाग में कुछ पढ़ने के बाद में। तो हमें उन सवालों का जवाब चाहिए। तो अब जवाब कैसे लेंगे? तो जवाब के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अपने सवालों का आंसर ढूँढेंगे जा कर के। देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम अपना जो मेथोडोलॉजी है कि कैसे करेंगे उस पे हम वो काम। अब डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी होती है जैसे कि आपने सर के साथ अगर आप कुछ लोगों ने क्लास भी ली होगी, सर ने बहुत अच्छे से बताया होगा पेपर 1 में। तो हमारी काफ़ी तरह की मेथोडोलॉजीज़ होती है, वो आपको देखना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या जा रहा है, कि आपके ऑब्जर्वेशंस जा रहे हैं या आपको इंटरव्यू करना है, सर्वे करना है, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए या आपको कंटेंट को ही रिव्यू करना है, जो भी आपका है वो आपको पता होगा। देन उसके बाद में मेथोडोलॉजी के बाद में साइनॉप्सिस में आप वो देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो डेटा क्योंकि इतना हाइपोथेटिकली तो आप इवॉल्व कर ही जाते हो, तो आप सोच सकते हो कि अगर ऐसे मैं डेटा कलेक्ट करूँगा तो मैं उसका फिर एनालिसिस कैसे करूँगा? तो एनालिसिस के लिए भी आप थोड़ा-सा प्रपोज़्ड बता सकते हैं कि जैसे कि मैं थीमेटिक एनालिसिस करना चाहता हूँ या फिर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ या कुछ भी आप बता सकते हैं। देन
इस सब में मुझे लगता है कि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आती है लिटरेचर रिव्यू को लेकर के कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं? तो लिटरेचर रिव्यू करने के ज़ाहिराना तौर पे 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि कुछ लोगों को लगता है लिटरेचर रिव्यू होता है कि कोई किताब पढ़ी और उसकी समरी लिख दी। समरी नहीं होती है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में होता है कि आप किसी चीज़ के क्रिटिकल और सिंथेसिस पॉइंट्स को निकाल कर के लेकर के आ रहे हैं, जो आपके टॉपिक से मैच कर रहे हैं। जो टॉपिक आपने अपना पीएचडी में लिया है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी किताब आपके टॉपिक से लिंक हो रही हो। कई किताबें आपने देखी होंगी रिसर्च की, जिनके अंदर अलग-अलग चैप्टर्स दिए होते हैं। हो सकता है कोई एक चैप्टर आपके काम से रिलेट कर रहा हो, तो आपको वहाँ पे क्रोनोलॉजी नहीं देखनी है कि अरे फलाना ईयर में ये हुआ था, फलाना ईयर में ये नहीं, आपको आर्ग्यूमेंट्स पिकअप करने हैं और आपको बताना है कि आपकी रिसर्च कैसे इवॉल्व हो रही है बाय द ईयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लिटरेचर ऐसे लिखनी होती है जैसे कि मैंने बात करा कि कोई एक राइटर हैं मुखोपाध्याय, वो बोलते हैं कि इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन पे फैमिली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, बॉयज़ पे करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि गर्ल्स की तो हमें आगे चल के मैरिज कर देनी है, तो एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा? वो अपनी रिसर्च में ऐसी बात कह रहे हैं, एक मेन आर्गुमेंट मैंने उनका उठाया। वही सेम मेन आर्गुमेंट लीला दुबे अलग शब्दों में बोल रही हैं, क्योंकि इंडिया में इस तरह के रिचुअल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें वो गर्ल से एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू बी, आप इस तरह के सोशल कंस्ट्रक्शंस में अपने आप को ढाल लीजिए कि आपको कभी ऐसा लगे ना कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि आप उसको लव और अफेक्शन के तौर पे देखिए। सेम बात कृष्ण कुमार अपनी चूड़ी बाजार में लड़की में कह रहे हैं कि लड़कियों का जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी होता है वो फैमिली से शुरू हो जाता है, और त्योहारों से पहले एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं कि जो इंडियन फैमिलीज में त्योहार होते हैं ना, वो आने से पहले ही लड़कियों के 1 हफ्ते पहले त्योहार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन तरह की एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करें, जबकि लड़कों के साथ वो चीज़ें नहीं होती। तो आपने देखा तीनों ने अलग-अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए, 3 आपने आर्टिकल्स पढ़े, अब आपको उनको तीनों को लेकर के आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टॉपिक जेंडर है या आप देख रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा कैसे है, तो आप इन तीनों की बातों में से मेन-मेन पॉइंट्स अपने निकाल कर के ले आएँगे और फिर आप उसके अराउंड अपनी कनेक्टिविटी दिखाएँगे कि देखिए उन्होंने ऐसे बात कही, फिर इन्होंने ऐसे बात कही, फिर इन्होंने ऐसे बात कही। तो आप ऐसे ऑर्डर में चलते आते हैं। देन उसके बाद में आप उसको थीम्स में ऑर्गेनाइज़ करना सीखिए कि जैसे कि कोई स्कूल्स के ऊपर, कई लोगों ने स्कूलिंग पे बात करी है, तो आप स्कूल्स की एक थीम बना लीजिए, क्लासरूम की बात करिए, क्लासरूम की थीम बना लीजिए, जो भी है, आप कोशिश करिए कि आप थीम्स में अपने लिटरेचर को बाँटें। देन आप उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें और उनके बीच में कोई कंट्रास्ट ड्रॉ कर सकें। आप ये कोशिश करिए कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो इस तरह से जाए, और जितना हो सके उसके बीच में लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए। ये नहीं कि एक आर्टिकल पढ़ लिया, फिर अगेन एक और आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में आप कहना क्या चाहते हो पता नहीं चल रहा है। आपने दोनों की अलग-अलग बातें प्रेज़ेंट कर दी हैं। उन दोनों में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो आपको इतना ध्यान में रखना है जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं अपना, कि हमारा एक जो वर्क है वो दूसरे वर्क की तरह से रिलेट कर रहा है, और फिर उसके बाद में उसका कंसोलिडेटेड आप एट द एंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू आप एक कंसोलिडेटेड उसका आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये ऐसे 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 काम आया है और ये अभी तक की लिटरेचर में गैप रहा है। देन लिटरेचर रिव्यू के बाद में आपका आता है साइटेशन एंड रेफरेंसेस। साइटेशन के लिए आप सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप एनरोल हुए हैं या जो भी आपके यहाँ एक थीसिस का फॉर्मेट होता है, ज़्यादातर अब आज के टाइम में सब एपीए का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पता कर सकते हैं कि एपीए होगा, एमएलए होगा, शिकागो होगा या हार्वर्ड, वो जो भी आपसे चाहते हैं, आप उस तरह का साइटेशन गूगल स्कॉलर, आप गूगल पे जाएँगे, गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाकर के आप वहाँ से साइटेशंस की हेल्प लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे आप जिस भी ऑथर का किताब या उनका टेक्स्ट भी आपको याद है ना कि टाइटल ही है उनकी किताब का, आप वो डालेंगे, वो वहाँ आ जाएगा। वहाँ उसकी सिर्फ साइटेशन आएँगी इन चारों फॉर्म्स में, जो चारों फॉर्म मैंने आपको बताई, एपीए, एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, जो भी आपको होगा वहाँ से सीधा कॉपी कीजिए और अपने रेफरेंस में उसको पेस्ट कीजिए। मैनुअली कभी भी आप साइटेशन मत कीजिएगा, चाहे आपको कितना ही अच्छे से साइटेशन करनी आती हो, कभी भी, क्योंकि हमें सबको पता है कि पहले ऑथर का लास्ट नेम को ऐसे लिखते हैं, फिर उसका इनिशियल्स लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, फिर ऐसे, मतलब आप सब कुछ आपको पता है, पर कभी भी मैनुअली मत कीजिए, उसको आप हमेशा सॉफ्टवेयर की मदद से कीजिए। दूसरा, कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि ज़ोटैरो, मेंडले और एंड नोट्स, इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये हमें यूज़ करने हैं उस टाइम पर। और उसके बाद आप कोशिश करिए
कि जब भी आप अपना साइटेशन कर रहे हैं या एंड नोट दे रहे हैं या कोई आपने कोट कहीं से लिया है, तो आप जब भी ले रहे हैं ना, आप हमेशा एक अपने पास रफ, मतलब आपके पास ना एक रजिस्टर या डायरी या कुछ भी आपका होना चाहिए। आप ना उसमें साइटेशन साथ-साथ लिखते जाइए कि आपने कहाँ से कोट पढ़ा है या आपने कहाँ से इसको देखा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ लिखते चले गए और आपने वो साइटेशन मिस कर दी, तो आपका सारा एसेंस लॉस्ट हो जाएगा उसमें से, क्योंकि फिर आप दोबारा जाकर के उसको ढूँढेंगे तो आपको वो शायद ना मिले। और रिसर्च में इस चीज़ का बहुत महत्व होता है कि आपने कहाँ से इस कोट को लिया है, ये कौन से ईयर में उन्होंने बोली है या कौन-सी जगह पे उन्होंने बात बोली है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या साइटेशंस कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कोट कोई बहुत खूबसूरत आपको कहीं पे बात दिखी है, तुरंत अपनी कॉपी में अपने हैंडराइटिंग में नोट कीजिए, ब्रैकेट में वो लिख लीजिए कहाँ से आपने पढ़ा है। तो इसका आप ध्यान रखिए। देन पीएचडी थीसिस, तो जैसे कि मैंने सिनॉप्सिस के लिए आपको कहा था कि अलग-अलग तरह के सब फील्ड्स में होता है स्ट्रक्चर, बट मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करना चाहती हूँ। सो पीएचडी थीसिस जो है, जो आपका एक फाइनल कल्मिनेशन है, जो आपके पूरे के पूरे काम का, वो इस तरह से आता है अभी तक जो हम सोशल साइंसेस में देखते आए हैं, कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो आपका चैप्टर 1 होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा कहा जाता है रिसर्च में कि बहुत बेहतर इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी रिसर्च खत्म होने के बाद लिख पाते हैं लोग। तो हालाँकि जब आपके सुपरवाइज़र होंगे, वो आपको एडमिशन के बाद यही बोलेंगे कि आप चैप्टर्स पे काम करना शुरू करो, आप फर्स्ट चैप्टर लेके आओ, आप सेकंड चैप्टर लेके आओ। लेकिन जब आप करेंगे ना रिसर्च, तब आपको ये पता चलेगा कि हमेशा एक अच्छा चैप्टर, जिसको कहा जाता है ना, पढ़ के खुद को फ़ील हो कि हाँ, हमने कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, वो फर्स्ट चैप्टर हमेशा एंड में बहुत अच्छा लिखा जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आप उसको लिखिए कि आप क्या इंट्रोडक्शन में प्लान कर रहे हैं, कैसे होगा। देन सेकंड होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताया कि लिटरेचर रिव्यू इस तरह से आपका होना चाहिए। देन थर्ड, मेथोडोलॉजी आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी के सेक्शन में आप मेथड्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अगर किसी का फील्ड रिसर्च है, कोई फील्ड पे जाके काम करके आया है, तो मेथोडोलॉजी के सेक्शन में वो अपनी फील्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी फील्ड कहाँ थी, उनकी फील्ड का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, उनकी फील्ड के बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो देना चाहते हैं विदाउट अ नेम। ये हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ जगहों का हमें नेमिंग नहीं करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी स्कूल में, एक्स स्कूल में काम करने गई हूँ, तो कोशिश ये की जाती है कि हम उस जगह को नेम ना करें। हमें रिसर्च में कुछ चीज़ों का इनका ध्यान रखना होता है। तो आप मेथोडोलॉजी के सेक्शन में अपनी फील्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे, अपने मेथड के साथ-साथ जो आप ऑप्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपने जो भी वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट करा है या जो भी आपका उस डेटा से डिस्कशन बन रहा है, वो डिस्कशन आप ड्रॉ करते हैं डेटा प्लस आपने लिटरेचर में जो पढ़ा, उन दोनों की समझ के तौर पे। कि अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको जेंडर में जो एग्जांपल दिया था लिटरेचर में, तो मैं किसी स्कूल में गई, मैंने देखा कि वहाँ लड़कियों की शिक्षा किस तरह से होती है और क्यों लड़कियाँ ज़्यादा हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रही हैं, क्या उसकी कमियाँ हैं। तो अब जब मैंने वो कमियों को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि अरे ये चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं कि लड़कियाँ क्लास में इक्वली ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं या वहाँ पे उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जो भी है। अब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया वहाँ से। अब उस डेटा को मैं किस तरह से प्रेज़ेंट करूँगी, मैं लिटरेचर से उसको जोड़ करके प्रेज़ेंट करूँगी कि देखिए अभी तक लिटरेचर में ये बातें हुई थी। अब यहाँ पे आएगा एज़ अ रिसर्चर मेरा रोल। अब हम इसमें अपनी भी पॉइंट्स उसमें ऐड करते हैं। जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, तो हम उसको लिटरेचर से सपोर्ट करते हैं अपने डेटा को, फिर हम उसमें अपना कोई हमारा उसमें थॉट है कि हमने क्या बिल्ड अप किया इससे, हम वो प्रेज़ेंट करते हैं डिस्कशन में। देन आफ्टर डिस्कशंस हमारा बेसिक फाइंडिंग्स क्या रही इस रिसर्च से, हम वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ हमारा कंक्लूजन का चैप्टर आता है, चैप्टर 6। कंक्लूजन के बाद आपका अगर रिसर्च फील्ड बेस्ड है, मैं अगेन फील्ड बेस्ड कह रही हूँ, तो आप उसमें अपना जितना डेटा आपने कलेक्ट करा है, जो आप लगाना चाहते हैं, वो आपका एनेक्जर के तौर पे आप एंड में उसको भी लगा सकते हैं अपनी रिसर्च में, जब आप अपनी थीसिस को बाद में कंपाइल करेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ मोटे तौर पर कि एज़ अ रिसर्चर आपको बस 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है जब भी आप जा रहे हैं। ये पहला, कि आपके सुपरवाइज़र के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि
जितना अच्छा हम उनके साथ में अपना काम रखेंगे, जितना अच्छा हम उनके साथ, ऐसा भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जाके मिल लेंगे। नहीं, आपको कंटिन्यूअस उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, आप हमेशा जॉट डाउन करिए, उनके साथ शेयर करिए और फिर आप कोशिश करिए कि आपका काम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पीएचडी में कई लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं जो वो सोच करके आते हैं। उनको वो करना पड़ता है जो उनके सुपरवाइज़र उनसे करवाना चाहते हैं। तो इतनी आपके अंदर कामनेस और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप रिजिड ना हो कि नहीं, मैं तो सोच के आया था कि मैं तो फला-फला काम करूँगा, लेकिन अब मेरी सुपरवाइज़र चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूँ। नहीं, आपके अंदर कामनेस होना चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये काम जो कर रहे हैं, या आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आप अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए कर रहे हैं। इससे रातों रात कोई पॉलिसी नहीं बदल जाएगी, इससे रातों रात कोई बिल नहीं पास हो जाएगा, कोई एक्ट नहीं बन जाएगा आपकी पॉलिसी से। ये आप अपने लिए करने जाते हैं। तो हमेशा बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगा लेना है कि नहीं, 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 मैं तो पीएचडी प्रपोज़ल ऐसा कर दूँगा कि मैं तो रातों रात सरकारें बदल दूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, अपने लिए आप पीएचडी कर, और बाकी जो मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि उसकी मार्केटेबल वैल्यू कुछ होने वाली है बाद में या नहीं होने वाली है। कल को सरकारें बदल जाएँ और आप कुछ ऐसा काम लेकर के फ़ील्ड पे जाएँ। ऐसा लिटरेचर में भी देखा गया है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ लिटरेचर का हमेशा एडिशन-डिलीशन चलता रहता है, तो आप ऐसे भी किसी टॉपिक को मत लीजिए जो बाद में जाकर के आपको कंट्रोवर्सी बन जाए और आपके सुपरवाइज़र को आपको उस दलदल से निकालना भारी हो जाए फिर बाद में। तो ऐसे भी मत फँसिएगा किसी चीज़ में। और बाकी तो ख़ैर सर के साथ आप लोग हैं तो आई बिलीव सर हमेशा 24/7 हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो मैं तो मतलब मैं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि सर कितने हेल्पफुल रहते हैं एवरी स्टूडेंट के प्रति। तो उसके साथ-साथ बस यही मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस था, जो भी मुझे सर ने बोला शेयर करने के लिए अपनी समझ से मैं इतना। हाँ, लिटरेचर रिव्यू को मैंने डिटेल में यही बताया था कि 2 तरह का होता है लिटरेचर रिव्यू। पहला कि आप उसको थीमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करिए, क्रिटिकली पढ़िए उसको, उसमें से आप पॉइंट्स निकालिए जो आपके टॉपिक से रिलेट हो रहे हैं। आपको पूरे जो आपका मटेरियल है, आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, आपको उन्हें पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसे निकालिए और उसे लिखिए आप लिटरेचर रिव्यू में कि ये काम है और ये काम इस तरह से आर्गुमेंट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन या अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। आप उस आर्गुमेंट को निकालिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो लिटरेचर रिव्यू ऐसे करते हैं कि क्रोनोलॉजी बताते हैं। क्रोनोलॉजी की हमें लिटरेचर रिव्यू में ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है कि आप जिस तरह से अपने काम को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप 100-100 साल पुरानी रिसर्च ले आइए। रिसर्च में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपका लिटरेचर इतना भी पुराना ना हो कि किसी को ही ना पता हो, सिर्फ़ आपके अलावा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा रीसेंट स्टडीज़ भी आपको पता हो उसके बारे में, आपको गैप्स पता हो कि रीसेंट स्टडी से और अब की स्टडी में क्या गैप्स आ रहे हैं उसके बीच में। और फिर आप ना 2 लिटरेचर को जैसे कंपेयर भी कर सकते हैं, उनके बीच में कोई कंट्रास्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उसके सिंथेसिस को निकालिए उसके अंदर से, आप ये कोशिश करिए ज़्यादातर जब भी आप लिटरेचर या लिंकेजेस बनाने की कोशिश करिए रेलेवेंट टॉपिक्स के बीच में। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करें, आप मूलतः तो इन्हीं बातों का ध्यान रखें। और जब आप करेंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इसमें सुपरवाइजर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं कि इस रीडिंग में हम, जैसे मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं कुछ पढ़ के अपनी सुपरवाइजर के पास जाती हूँ, तो वो मुझे यही बोलती हैं कि ये ठीक है, पर हम इसको इसके इसी स्कूल ऑफ थॉट में रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ देखना चाह रहे हैं, तो हम इस स्कूल ऑफ थॉट में रखेंगे, हम एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी के थॉट में रखेंगे। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट आयामों में बांट सकते हैं, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, सोशियोलॉजी में। आप उस तरह से भी अपने काम को देख सकते हैं। तो बाकी जो भी है, फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को जो लगे आप बिल्कुल सर के साथ मेरा फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम उसके लिए कैपेबल हों, तो अ, हम हमेशा यहाँ पर आपके लिए प्रेज़ेंट हैं। और मुझे नहीं लगता वैसे सर के होते हुए मेरी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद जो भी सीखा है वो सर से सीखा है ऑनेस्टली। और आई एम रियली थैंकफुल कि आज मैं पीएचडी कर पा रही हूँ। सर ने तो इतनी तारीफ़ कर दी, लेकिन अब भी हम ऐसे स्टूडेंट हैं ना कि जब सर तारीफ़ करते हैं तो हमें कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि हम सच में इस तारीफ़ के काबिल भी हैं। क्योंकि एक टाइम पे मैं ये इंसिडेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक टाइम पे जब मैं सर से क्लास ले रही थी, तो बहुत सीरियस नहीं थी मैं अपने नेट के पेपर को लेकर के, तो सर ने एक बार क्लास में मेरी बेइज़्ज़ती कर दी थी। सर ने बोला था कि मुझे पता है तुमसे कुछ होगा ही नहीं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सर ने मतलब बोला मुझे, लेकिन सर का वो मोटिवेशन था, सर ने मेरे को इतना मतलब हमेशा सर ने सपोर्ट करा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी डाँट भी पड़ जाए ना क्लास में, तो उसको भी आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझिए कि आपको वो आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन जो हमेशा आपको आगे जाते हुए देख कर के खुश होंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बुलाएँगे अपने यहाँ पर। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, वरना भूल जाते हैं सब कि पता नहीं कब कौन कहाँ मिला था। और इतना सर सबके लिए कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर, बाकी कुछ हो तो आप बताइए, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ तो। थैंक गाइस यू। प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किन्हीं के भी मन में, इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। आप मैसेज में भी कर सकते हो और माइक को भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो, सो प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। गुड इवनिंग मैम। मैम एक दफ़ा सिनेप्सिस के बारे में आप बताएंगे प्लीज़? जी, सिनॉप्सिस जो होता है वो एक काइंड ऑफ एक कंडेंस्ड वर्ज़न होता है आपकी प्रपोज़्ड रिसर्च का जो आप करना चाहते हैं। मतलब मैं इसको हिंदी में इस तरह से बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप काम आगे पीएचडी में करना चाहते हैं, उसका एक छोटा रूप होता है सिनॉप्सिस। उसमें आप, जैसा मैंने थीसिस में एंड में बताया था, उसमें भी इसी तरह के स्टेजेस या स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसका होता है कि उसमें आपका पहले टाइटल आता है, फिर उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है, देन आपका रिसर्च क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस को किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएँगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी सोचेंगे। फिर मेथोडोलॉजी के बाद में आप डेटा किस तरह से, अगर आपको पता है, कहीं आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि मैं डेटा इस तरह से एनालाइज़ करना चाहती हूँ या कुछ भी, तो आप वो दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है सिनॉप्सिस में देना। उसके बाद आप रेफ़रेंसेस ज़रूर दीजिएगा, 10 से 15 पेज का आपका सिनॉप्सिस बनता है, उसमें रेफ़रेंसेस का बहुत रोल होता है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से सिनॉप्सिस प्रेज़ेंट किया जाता है। पीएचडी में एडमिशन से पहले भी आप प्रपोज़ल जो बनाते हैं, कई लोग उसको भी सिनॉप्सिस बोल देते हैं, तो आपको वो इस स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करना होता है। कि आप क्या आगे काम करना चाहती हैं, आपने क्या टॉपिक चुना है, और वही मैंने जो आपको कुछ टॉपिक चुनने की मूलतः बातें बताई थी कि आपको सिर्फ़ आउट ऑफ पैशन नहीं लेना है उस टॉपिक का, कोई सोचना है क्या मैं 4-5 साल इस टॉपिक के साथ रह सकती हूँ, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी बताया, क्योंकि एक बार मुझे याद है जब मैं अपनी एमफ़िल कर रही थी, तो एक टीचर आई और कहने लगी कि रिसर्च टॉपिक तो बड़ा आसान होता है, कहीं से कुछ भी सुन लो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो और रिसर्च टॉपिक ले लो। तो ऐसा नहीं होता है, रिसर्च टॉपिक जो होता है वो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि आप 4-5 साल उसके साथ टिक पाएँगे? आप उस काम को 4-5 साल उतनी ही ईमानदारी और उतनी ही मतलब पैशन भी नहीं कह सकते, मतलब उतने ही अ, आपका दिल करना चाहिए उस काम को करने के लिए, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ। कभी-कभी ऐसा होता है अपना ही काम करने का आपका मन नहीं करता है, आपको लगता है अब मैं इसमें और क्या जानूँगा? मुझे लगता है मैं सब कुछ जान गया हूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि कोई काम कर रहा है परीक्षा पे चर्चा, आप कितने परीक्षा पे चर्चा की वो सुनेंगे कन्वर्सेशन, आप 1-2 के बाद सोचेंगे अरे मुझे तो पता चल ही गया कि ये तरह की मूलतः बातें होती हैं। तो आप कम से कम कुछ चीज़ों का ध्यान रख कर के अपने टॉपिक को चुनिए और फिर उस तरह से आप अपने सिनॉप्सिस को बनाइए। जी मैडम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। मैम अगर हम साइटेशन लिख रहे हो तो डायरेक्ट हम साइटेशन जैसे एपीए एमएलए वो लिख दें, या फिर हम उस थ्योरी को भी थोड़ा बताना चाहिए अपने, मतलब अपने जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है तो हमने कहीं पर से लिया साइटेशन, मैंने वहां पर से उठाया कि उसके बारे में इम्पैक्ट के बारे में लिखा है, तो हमें जहां से लिया उसके बारे में भी बताना होता है कि वो ऐसी सी चीज थी। नहीं, आपको ये कुछ नहीं बताना होता है, आपको सिर्फ़ गूगल स्कॉलर पे जाइए, जो भी आपके यहाँ जी साइटेशन का फ़ॉर्मेट फ़ॉलो होता है, आपके यहाँ एपीए का फ़ॉर्मेट फ़ॉलो होता है, आप गूगल जी स्कॉलर पे जाइए, आपने जो भी टेक्स्ट जिस भी स्कॉलर का, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, कृष्ण कुमार की एक किताब है, चूड़ी बाज़ार में लड़की, तो वहाँ मैं लिख दूँगी कृष्ण चूड़ी बाज़ार में लड़की बाय कृष्ण कुमार, गूगल स्कॉलर पे जाके, तो उनकी जी किताब के रेफ़रेंस आ जाएँगे, एपीए में, एमएलए में, शिकागो में, हार्वर्ड में, मुझे जो भी लेना है, मैं वहाँ से वो रेफ़रेंस एज़ इट इज़ कॉपी करूँगी और अपने रेफ़रेंस में पेस्ट करूँगी। आपको ये नहीं बताना है, मतलब ये तो उसमें पता ही चल जाएगा ना आपके रेफरेंस में कि वो कहाँ से आपने लिया है, तो आपको उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज़ इट इज़ उस रेफरेंस को उठाइए। जैसे आपने देखा है रेफरेंस होता कैसा है, मेरे पास ऐसी कुछ किताब, 1 मिनट, आपको अगर पता हो कि रेफरेंस कैसे होता है, देखा है मैम। हाँ, देखा है ना आपने रेफरेंस जी। कैसे होता है, तो आप बस उसी तरह से अपने मतलब रेफरेंस को आप ध्यान रखिए। डायरेक्ट मतलब लिख देना होता।
हाँ, डायरेक्ट आपको लिख देना होता है। बस रेफरेंस में आपको हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली होता है। यस मैम। रेफरेंस अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप। थैंक यू मैम। जी। हेलो मैडम। हेलो। जी। मैडम और एक साइटेशन में एक है हमारा इन-टेक्स्ट साइटेशन, आउट ऑफ द टेक्स्ट साइटेशन। सो इसके लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इन टेक्स्ट के लिए आप ज़ोटैरो का यूज़ कर सकते हैं। ZOTERO ज़ोटैरो को आप यूज़ कर सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए, जिसमें नीचे आपके फुटनोट्स भी बन कर के आ जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी। हेलो मैम। जी। रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखें, उसका क्या फॉर्मेट होता है, एक बार आप बताएंगी? जी। रिसर्च आर्टिकल जो होता है बेसिकली रिसर्च पेपर होता है। हम पहले रिसर्च पेपर पे पोस्ट करते हैं, देन हम रिसर्च पेपर भी ऐसे ही चुनते हैं कि पहले हमने कोई टॉपिक चुना, फिर उसके बाद में हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा, जो भी हमने जिस भी टॉपिक के अराउंड रिसर्च पेपर अपना लिखना है। फिर रिसर्च पेपर में हमेशा एक आपकी पायलट स्टडी ज़रूर होनी चाहिए। जब आप रिसर्च वर्ड आपने लगा दिया ना उसके आगे, तो आपकी एक पायलट स्टडी होनी चाहिए उस टॉपिक के अराउंड कि आपने फॉर एग्जांपल अगर वो फील्ड पे जाकर के करा है तो उस फील्ड की आपके पास कुछ दिनों की नॉलेज होनी चाहिए, या अगर आपने किसी लिटरेचर पे करा है तो आपके पास कंटेंट उसका जो है उसका रिव्यू होना चाहिए। फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर के बाद में। लिटरेचर ज़रूरी नहीं होता रिसर्च पेपर में डालना हर एक में, आप डायरेक्ट पायलटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिस्कशंस करते हैं तब आपका लिटरेचर आता है उससे जुड़ा हुआ जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक के अराउंड, और फिर आप एक कंक्लूजन लिखते हैं और कंक्लूजन के बाद आप रेफरेंस देते हैं उसके अंदर। ओके, थैंक मैम। और रिसर्च पेपर के लिए आप ये जरूर कोशिश करिएगा, जब भी आप कभी लिखें आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर्स लिख रखे हैं। आप एक बार उनका भी फॉर्मेट देखिएगा कि एनसीईआरटी में वो लोग किस तरह से पब्लिश करते हैं, क्योंकि उनके आर्टिकल्स काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड आर्टिकल्स हैं। और वो पब्लिश होने के बाद में जब किसी बुक में या किसी उसमें आते हैं मैगजीन में, तो वो रिसर्च आर्टिकल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब हम प्रपोज करते हैं तो वो रिसर्च पेपर ही होता है हमारा। मैम अभी के हिसाब से अभी रिसेंट आप कुछ टॉपिक बता सकती हैं जिस पे मैं लिख सकती हूँ रिसर्च आर्टिकल? आप किस फील्ड में पीएचडी अप्लाई करना चाहती हैं? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है मैम। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका? तो मैं तो मतलब वैसे तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के लिए बस यही कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा जो प्रीवियस रिसर्च आपकी अभी हो चुकी है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ होती है शोध गंगा और इस तरह की साइट्स होती हैं, आप उस पे जाकर के थोड़ा सा जो अभी तक हिस्ट्री में काम होता हुआ आया है आप थोड़ा सा देखिए, और आप किस काम के साथ आपको लग रहा है कि आप 4-5 साल उसको निभा सकती हैं, आप उसको कर सकती हैं, या आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जा करके अपने में किसी प्रोफेसर को, अगर किसी टीचर को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करें आइडेंटिफाई करने में, रिफाइन करने में आपको आपके काम को। क्योंकि खुद से ये भी मैं शेयर करना भूल गई थी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, खुद से आपका बहुत एकदम बढ़िया प्रपोजल बना लेना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, आपको हमेशा किसी सीनियर की हेल्प चाहिए होती है। तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है कि आप किसी टीचर से समय लीजिए, आप उनसे पूछिए कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये आइडियाज हैं, और तुरंत आप अपनी मतलब पेन कॉपी लेके उनके पास जाइए और आप उनके पॉइंट्स को नोट करिए। तो इतना तो मुझे लगता है कि टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। तो आप समय ले लीजिए उनसे पूछ करके विनम्रता से कि आप बता दीजिए आपका कन्वीनियंस और टाइम कब है, हम आ जाएंगे। और थोड़ा सा आप खुद भी काम करके जाइए, प्रीवियस रिसर्च को देखिए किस तरह से हिस्ट्री के डोमेन में काम होता आया है आज तक, और उसमें से आप किस तरह के काम को, एक रिसर्च गैप को आप कैसे निकाल सकती हैं जिसको आप आगे लेकर के जा सकती हैं अपने काम में। तो आप इस तरह से टॉपिक चूज कर सकती हैं। ओके, थैंक यू और मैम। हिस्ट्री में भी इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी हुए हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा हिस्ट्री में भी, क्योंकि हमेशा एडिशन डिलीशन चलता रहता है चीज़ों का, समय का, काम का। यस मैम। जी। Good evening, ma'am. Can I ask a question, please? जी। Actually, I am in initial stage of PG right now.
but my approach is to do PhD. So what should I do from right now, ma'am? आप अभी पीजी की इनिशियल स्टेज पे और आप पीएचडी का भी प्लान कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप खुद पीजी में, तो आपको डिसर्टेशन शायद लिखनी होगी पीजी में। जैसा कि Yes, हमारे यहाँ ma'am. होता है मास्टर्स में हम डिसर्टेशन लिखते हैं, तो आप कोशिश करिए, आपके पास एक अच्छा मौका है, मैं तो कहूँगी आप डिसर्टेशन का टॉपिक वो चुनिए जो आप आगे पीएचडी में लेकर के जाना चाहती हैं। तो आपका आधा काम एटलीस्ट आप अपनी एमफिल में, मतलब सॉरी, अपनी मास्टर्स में आप उसकी भूमिका बना करके चलेंगे काम की, और आप काफ़ी लिटरेचर से भी फ़ैमिलियर हो जाएँगी। तो ये हम ज़्यादातर मतलब एडवाइस करते हैं इस तरह के काम को कि आप मास्टर्स की जो डिसर्टेशन लिखें वो इस टॉपिक के अराउंड लिखें जिसको आप पीएचडी तक ले जा सकते हो। टॉपिक आगे इतना बढ़ने लायक होना चाहिए। तो आप ऐसे काम को चुनिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी पीएचडी के लिए, और आपको एक रिसर्च से आप रूबरू भी हो जाएँगे जब आप डिसर्टेशन लिखेंगी। तो आपको उसका तरीका मालूम पड़ जाएगा जब आप आके उसको करेंगी। Okay, thanks a lot, ma'am. प्रियंका मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जैसे आप एडुकेशन से पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसे 4-5 रेलिवेंट टॉपिक्स आप अगर एडुकेशन में भी बताएं तो जो अदर फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। तो आपका जैसे एजुकेशन है, तो आज के टाइम पे रेलिवेंट क्या आइडियाज हैं या टॉपिक्स या एरियाज जिस पे हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसे। एक दूसरा ये कि जैसे आप डीयू में हो, तो डीयू, जामिया, जेएनयू ऐसे यूनिवर्सिटीज में कई स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं। सपना होता है कि हम जेएनयू में, डीयू में पीएचडी करें। तो पैनल का क्या माइंडसेट होता है? अगर सपोज करिए कोई मास्टर्स में और डीयू में या जेएनयू में जाता है इंटरव्यू के लिए, तो किस तरह से उसको अपना माइंडसेट होना चाहिए उसका कि श्योर हो? तो जैसा कि सर ने अभी 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि हमें किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और सपना होता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि हमारा सपना होता है कि हम ऐसे संस्थानों में अपनी पीएचडी करें जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाएँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहली चीज़। ये नहीं कि आप सिर्फ़ कुछ चीज़ों से बचने के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, वो आपको भी पता है कि समाज के कुछ दबाव होते हैं जिसके चलते हमें लगता है कि नहीं, हमें आगे तो पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहली चीज़, आप चाहते हैं आप हायर एजुकेशन में आएँ, तो आपको इन चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए सबसे पहले कि आपका जो भी आप रिसर्च का प्रपोज़ल बना रहे हैं, वो प्रपोज़ल आपका ऐसा हो कि उसके आपको प्रोस भी खुद ही पता हो और उसके कॉन्स भी खुद ही पता हों। और जब भी आप किसी के आगे उस प्रपोज़ल को लेकर के जाएँ, जो पैनल वहाँ पे बैठा होता है, उस पैनल का मुझे जामिया का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेएनयू का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है और डीयू का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है। जो पैनल होता है, वो ज़्यादातर पहले प्रयास में आपसे यही कोशिश करेगा कि वो आपका कोई भी आप काम लेकर के जाओगे, वो आपको डिस्करेज कर देंगे। वो कहेंगे अगर ये पॉलिसी फेल हो गई तो, अगर ये काम नहीं चला तो, क्योंकि ज़्यादातर उम्र-दराज़ लोग ही बैठते हैं। आपको इतना मतलब मैं बता रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादातर उम्र-दराज़ लोग होते हैं, नई ऐज के लोग कम होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, आपकी 4 बातें जानना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। उनको इस बात से मतलब है कि आपका ये टॉपिक चल जाएगा जब तक आप पीएचडी में रहोगे। तो आपको हमेशा ना, अगर आप जा रहे हैं तो आप एक काम पर्सनालिटी होनी चाहिए कि अगर वो आपको बोले तो आप तुरंत डिस्करेज ना हो जाओ कि अरे सर ने तो ऐसे बोल दिया है, और फिर आप घबरा जाओ, और जहां आप घबरा गए वहां आपको जो आता भी है ना, आप वो भी नहीं बोल पाओगे। तो ये चीज मैंने खुद सर से सीखी थी, तो मैं अप्लाई करती हूँ आज तक जहां भी जाती हूँ। सर ने मुझे सिखाया था कि जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाओ ना, तो आपको ये सोचना है जितने भी लोग सामने हैं ना, उनके आपके काम के बारे में कुछ नहीं पता। आपको उनको बेसिक से सारा काम बताना है एकदम। आपको एकदम इंट्रोडक्शन ऐसे प्रेज़ेंट करना है कि वो कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप ही जानते हो। तो ऑलरेडी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं उन्हें खुद बताने जा रही हूँ कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ। तो आप इस अप्रोच के साथ जाइए। आप हमेशा ये सोचिए कि सामने वाले पैनल को जो है, आपके टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप काम पर्सनैलिटी से जाइए। और सबसे ऊपर इस सब के आगे आता है, मैं तो ये मानती हूँ, ग्रेस। अगर मेहनत करी है, तो कहते हैं ना, मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है ज़िंदगी में। तो अगर आपने ईमानदारी से 1 भी महीने बैठ कर के अपना प्रपोज़ल बनाया है, तो ग्रेस बहुत काम करती है एट द एंड। वो आपको उस जगह पे पहुँचा ही देती है जहाँ आपके नाम की सीट रखी होती है, चाहे वो कैसे भी मिले आपको। तो इसको मैं तो बहुत मानती हूँ कि ये चीज़ बहुत आपकी लाइफ़ में रोल प्ले करती है। तो इसीलिए आप ऑनेस्टी के साथ अपने काम के साथ टिकिए। और सेकंड, जैसे सर ने बोला कि अभी रिसेंट में किस तरह की एजुकेशन में रिसर्च हो रही है,
तो एजुकेशन में सर 2 तरह की रिसर्च हो रही है आज के टाइम पर। एक तो जो आईसीटी के साथ जैसे इवॉल्वमेंट हो रहा है हमारी एजुकेशन में, हर जगह आईसीटी, एआई और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। एक तो उस तरह की रिसर्च हो रही है, और दूसरी सर इस तरह की रिसर्च हो रही है क्योंकि अब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे थिंकर्स या जो हमारे फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर या थिंकर्स ऐसे थे जिनको लोग एक टाइम पे भूल ही चुके थे, लोगों को लगता था कि ज़्यादा ज्ञान जो है वो वेस्ट में है। तो वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे हमारे यहाँ स्कॉलर, लेकिन अब हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के चलते अब हमें स्पेस मिल रहा है कि हम अपने इंडियन कल्चर, इंडियन इंडियन थॉट ऑफ स्कूल और इंडियन लिटरेचर के साथ में हम आगे बढ़ करके काम कर सकें। इस काम को एक अलग से स्पेस दिया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक सेक्शन बनाया गया है। तो जैसे कि मेरा खुद का काम है, मैं श्री अरबिंदो की फिलॉसफी पे काम कर रही हूँ, तो उसी तरह कोई है जो विवेकानंद पे काम कर रहे हैं, उसी तरह कोई है जो गीता से कोई एस्पेक्ट लेकर के आए हैं एजुकेशन का जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह का आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि हम सब मतलब स्टूडेंट हैं, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा नीति किस तरह की बातों को रखना चाहती है, ये हमें मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए। तो हम उस दिशा में अगर अपना काम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरह के आईसीटी में भी काम आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आईसीटी में कोई काम ले रहा हूँ या मैं एआई से रिलेटेड ले रहा हूँ तो फिर मेरे को भी अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें मुझे भी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं खुद भी उसी टाइम पे ही पढ़ रहा हूँ जिस टाइम पे मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए। अगर आप टेक्नोक्रेट हैं तो आप इस फील्ड में भी काम को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है। एक तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देंगे दोनों ज्ञान ही आपको। तो वो आपको चूज करना है कि आप किस में ज्यादा बेटर हैं, आपकी पर्सनालिटी किस में ज्यादा मतलब कोप अप कर सकती है। तो आप उस तरह के टॉपिक को चूज कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। आप में से कोई भी अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं अभी। सरिता मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया। यस सर। एक्चुअली मैम रिसर्च टॉपिक्स के लिए शोधगंगा ही है क्या, अदर कोई ऐप्स वगैरह है मैम रिसर्च टॉपिक के लिए? अभी तक तो हम शोधगंगा ही जानते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा लाइब्रेरी जो होती है यूनिवर्सिटीज की, आप वहां जा लिख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां जाकर के आपको ज्यादा मतलब नॉलेज मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि घर पे हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। मानती हूँ शोधगंगा पे आपको तब भी आना पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब भी आप उनको देखेंगे कि किस तरह की रिसर्च होती आई है। बट एक माहौल जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ एक दिल्ली में कहावत है, जो भी लोग कहते हैं मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, चलो मुखर्जी नगर घुमाते हैं, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। तो जैसे होता है ना, घर पे बैठ के कितना रिसर्च करोगे, शोधगंगा वगैरह को देख कर कितने टॉपिक देखोगे, चलो एक बार यूनिवर्सिटी घूम आते हैं, कोई सी किसी की लाइब्रेरी दिखाते हैं जा करके। तो थोड़ा सा ना, कभी कभी हम लोग अब उस एज में तो हैं एटलीस्ट कि हमको माहौल उस तरह का आसपास चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि शोधगंगा तो है ही, लेकिन आप कोशिश करिए आपके पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी लाइब्रेरी में आप पूछिए कैसे एक्सेस मिल सकता है आपको। आप वहाँ जाकर के कोई थीसिस देखिए, कैसा काम हो रहा है देखिए। और थीसिस में मूलतः आप 2-3 चीजें देखिए, क्या उनके रिसर्च क्वेश्चन है, क्या उनका टॉपिक है और क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। ये 3 चीजें जरूर देखिए, क्योंकि लिटरेचर समय के अनुसार बदलती रहती है। वो जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आई होप मैं आपको हेलो आंसर दे पाऊंगी। यस हेलो मैम, थैंक यू जी मैम। जी हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। मैम अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है पीएचडी एडमिशन के लिए एलयू में। मैंने अपना रिसर्च टॉपिक जो है ब्लू ह्यूमैनिटीज चूज किया है। तो क्या मैं उसको रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मुझे रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए या फिर थीसिस? जैसे कि आपका ये इनिशियल स्टेज है, तो आप थीसिस तो अभी एकदम से नहीं समझ पाएंगे अपना प्रपोजल बनाने के लिए। आप आर्टिकल्स को प्रेफर कीजिए इसके अंदर, क्योंकि अभी आपने अगर अप्लाई कर ही दिया पीएचडी के लिए तो प्रपोजल उन्होंने मांगा था एडमिशन पे, आपने जब अप्लाई करा था फॉर्म। नो मैम, अभी एंट्रेंस होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके मेरिट बेस पे अच्छा, फिर अभी इंटरव्यू एंट्रेंस होगा। भी है वहां पर। हाँ, तो एंट्रेंस यस मैम। के बाद में आप इंटरव्यू के टाइम पे जो प्रपोजल लेकर के जाएंगी,
आप कोशिश करिए इनिशियल स्टेज पे कि आप हेवी थीसिस पे ना जाकर के आप रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़िए। आप उनसे आप थोड़ा-सा इन्फ्रेंस ड्रॉ करिए कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, क्योंकि एकदम से आप किसी की थीसिस पढ़ेंगे, वो अभी इनिशियल स्टेज के लिए आपके लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा। क्योंकि 10-15 पेज का बनाना होता है आपको प्रपोज़ल, तो उसके लिए आपको इतना सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी कुछ प्रपोज़ल ऐसे भी आते हैं जिसमें चुनिंदा लिटरेचर होती है, 4 या 5 सिर्फ़। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम धीरे-धीरे इस काम को आगे इवॉल्व कर लेंगे, वो तो करते हुए पता चलता है ना आपको कि आपका काम किस दिशा में जा रहा है। हो सकता है आप चुन लो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, चला जाए वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में फिर। तो इसीलिए आप अभी के लिए इनिशियल स्टेज पे बस थोड़ा-सा रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस ले सकते हैं इसमें। कोई टेक्स्ट भी पढ़नी होती है, टेक्स्ट बुक की पढ़नी है या फिर सिर्फ टेक्स्ट आर्टिकल बुक के नहीं हमारा होती है हमारी, सॉरी मैं आपको यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं? जैसे बुक्स होती हैं, कोई भी हम इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसके बाद उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बुक्स लिखी गई हैं वो पढ़नी होती हैं। तो क्या हमें रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम भी उन बुक्स पढ़ना है या हाँ, फिर किताब से आपको हम अपना पढ़नी बना होती है, सकते हैं? लेकिन किताब पढ़ने के बाद में आपको उसमें से अपना क्रिटिकल आर्गुमेंट निकालना होता है किताब में से, पूरी किताब की समरी नहीं देनी होती आपको। ओके मैम, थैंक यू। जी, जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी फिलहाल यूजीसी ने एक नियम बनाया है कि पीएचडी के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसका क्वालिफिकेशन अलग से है। उसमें क्वालिफाइड होके भी उसका जो ड्यूरेशन दिया वो 1 साल का है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एंट्रेंस भी बंद कर दिया है, और पीएचडी के नेट के थ्रू पीएचडी के एडमिशन के लिए क्वालिफाई होंगे तो वो यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन नहीं दिए होने के कारण से कुछ प्रयास नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा इसका तो सर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सर वो तो क्या है सर कि नहीं है, सर तो कि ऑलराउंडर है, सर तो एक्टिविस्ट भी है। आपकी आवाज हो सकता है सर ऊपर तक पहुंचा दे, अब हाँ मैं तो इसमें वही देखिए सर आपके लिए से कुछ नहीं कर सर से पाऊंगी। सर से रिक्वेस्ट होगी कि कोई लेकिन मैं हमारे लिए आपको आवाज ये बनो। कहूंगी इस एक चीज एक में, तो 2-3 साल के लिए बढ़ा दो वो वैलिडिटी, कुछ जेआरएफ के जैसा कुछ हो सकता हो तो, ऐसा कुछ मेरा कहना था। क्योंकि लेकिन मैं 1 साल आपको बहुत ये ही कम होता कहूंगी है, कि कभी जब, कभार प्रोसेस में ही निकल जाते हैं। हाँ ये चीज आप सही कह रहे हैं, ये चीज जब आई थी तब हमें भी लगा था कि यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड जो है वो उसके साथ खिलवाड़